नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो विश्व इतिहास मेंस की हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करूंगा। अभी तक हमने इटली के एकीकरण तक की प्रक्रिया देख ली है। इसके बाद आज हम कवर करने जा रहे हैं जर्मनी का एकीकरण, जर्मन राष्ट्रवाद, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो अभी हम देखेंगे भी, एक बार एक ग्लिम्स लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो आप उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी इन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है और जो भी महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री है वो वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ट्विटर और फेसबुक चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर अभिव्यक्ति का एक अच्छा माध्यम हमें मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि यही है हमारे लिए और पूरी एससीएस की टीम के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के लिए यही हमें प्रेरणा देता है, यही मोटिवेशन। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है ना, क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर कर ली। ये इसलिए बार बार मैं बताता हूं ताकि इंटरलिंकिंग बने। और अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देखिए, क्योंकि पूरी जो घटनाएं हैं वैश्विक इतिहास में वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो हमने सबसे पहले अमेरिकी क्रांति को देखा और इसी के रेफरेंस में हमने देखा कि इसकी जड़ें कहां पर हैं। तो हमने पुनर्जागरण देखा और उसके साथ ही हमने प्रबोधन देखा और धर्म सुधार आंदोलन भी देखा। ठीक है, अमेरिकी क्रांति के बाद हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमने नेपोलियन देखा, नेपोलियन का पूरा चरण देखा और किस तरीके से लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जो डिबेट है, जो विकास है, वो किस तरीके से चला आ रहा है, वो नेपोलियन के चरण में देखा। उसके बाद हमने वियना सम्मेलन देखा और उसके बाद हमने इटली का एकीकरण देखा। और अब इसी संदर्भ में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का राष्ट्रवाद भी बोला जा सकता है इसे, और जर्मनी का एकीकरण भी बोला जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा पहले कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको नोट डाउन करेंगे। तो देखते हैं कि जर्मनी की स्थिति कैसी थी। देखिए, अगर हम इटली और जर्मनी की बात करें, है ना, एकीकरण की या राष्ट्रवाद की, कोई भी संज्ञा दे दीजिए आप उसे, तो ये भाषा आधारित, मतलब एक भाषा एक राष्ट्र, मतलब भाषा आधारित राष्ट्रवाद का एक मूर्त रूप है। ठीक है ना। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैप पे मैंने आपको पहले भी बोला कि यूरोप के मैप में आप पकड़ बना लें, क्योंकि ज्ञान जी ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, तो आपकी पूरी कमांड हो जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, आईआर में भी। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा। मैं बिल्कुल सिंबॉलिक मैप बनाऊंगा, आप तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये जो क्षेत्र था वो प्रशा है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण स्थल है ना, मैं आपको बताता चलूंगा, केवल उतनी ही स्थानों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपका पूरा जर्मनी वाला क्षेत्र है। ठीक है, जर्मनी में ये समझ लीजिए कि ये जो है आपका, ये नॉर्थ वाला पार्ट ऊपर हो गया और ये साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रशा है और इसके ऊपर यहाँ पर दो छोटी छोटी रियासतें हैं, जिसमें से एक का नाम है आपका स्लेशविग, ठीक है, और दूसरे का नाम है आपका हॉलस्टीन। ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे की घटनाओं में इन स्थलों का उपयोग होगा। ठीक है, तो सेल्सविक और हॉलस्टीन हो गया ऊपर वाले क्षेत्र में। इधर अगर आप देखेंगे, ये जो आपका प्रशा वाला एरिया हो गया और ये आपका पूरा जर्मनी हो गया। नीचे यहां पर ऑस्ट्रिया वाला एरिया है। ठीक है, तो ये जो आपका यहां पर जो किनारे पे एरिया था, यहां पर एक एरिया है आपका अल्सास लॉरेन। ठीक है, अल्सास लॉरेन है और ये फ्रांस के अधीन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, वहां मैंने आपको स्लेशविक और हॉलस्टीन बताया है। वैसे ही साउथ में जो है आपका, साउथ में आपका जैसे वुटेमबर्ग है, वादेन है, आपका बावेरिया है, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। तो ये मैंने मैप आपको बताया है। ठीक है, आप रेगुलर मैप को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अब क्या था कि जो जर्मनी क्षेत्र था ना, जब नेपोलियन, देखिए नेपोलियन की भूमिका वहां इटली के एकीकरण में भी थी, यहां भी है। वियना सम्मेलन
सम्मेलन की वहां पर इटली में भी एकीकरण में वहां पर क्या था, उसका योगदान था, और यहां भी रहेगा। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते चलेंगे। वहां भी विचारक थे, यहां भी विचारक है, वहां भी कोई चांसलर था, यहां भी कोई हीरो है, ठीक है ना। बिस्मार्क का नाम आप सुनते होंगे, सब आएगा अभी क्रमिक रूप से। तो जर्मन क्षेत्र में लगभग जो थे छोटे बड़े क्षेत्र मिला के 300 रियासतें या क्षेत्र थे, ठीक है। इसमें जो प्रशा था वो सर्वाधिक शक्तिशाली क्या था, राज्य था। और जैसे वहां पर सार्डिनिया का नाम सुनते हैं, तो यहां प्रशा के नेतृत्व में पूरे जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकेगा, मूर्त रूप ग्रहण कर सकेगा। तो यहां पर जो 300 छोटे छोटे जो राज्य रियासतें थीं, छोटी बड़ी सभी मिला के लगभग 300, उनको मिला के जो नेपोलियन था, जब नेपोलियन के बाद जब वियना सम्मेलन होता है, ठीक है ना, तो देखिए नेपोलियन ने क्या किया था, जर्मनी को 300 जो राज्य थे उसको बदल दिया था। कितने राज्यों में, 39 में। मतलब जो 300 छोटे बड़े राज्य थे उनको पुनर्गठित करके 39 राज्यों में बदल दिया। अब देखिए लोगों के अंदर जब लोगों का एक दूसरे से क्या होगा, संवाद स्थापित होगा, है ना, जब इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया होगी, तो उनको पता चलेगा, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का उभार होगा, एकजुटता की भावना उनके मस्तिष्क पटल पर कौंधेगी। समझ रहे हैं किस तरीके से जो राष्ट्रीय चेतना है उसका प्रसार होगा। तो ये जाने अनजाने नेपोलियन ने किसी तरीके से वहां पर क्या किया कि वहां पर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में एकजुटता में अपना सहयोग दिया। लेकिन जब वियना सम्मेलन होगा तो वो वापस से इसको क्या करेंगे, वापस से इसको विघटित कर देंगे, क्योंकि वो तो राजतंत्र समर्थक थे। अभी तक तो आपको ये बिल्कुल याद हो गया होगा, है ना, वो प्रतिक्रियावादी थे। तो लोकतंत्र मतलब एकजुटता, एक राष्ट्र के वो विरोधी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, जो आपका राजनीतिक एकीकरण है जर्मनी का, उसमें किसी न किसी रूप में नेपोलियन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी भूमिका निभाई। इसके साथ ही जब नेपोलियन को हटाने की बात होगी तो पूरा जर्मन जो पब्लिक है, पूरे जर्मन के जो आम लोग हैं, वो एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है ना। ये कहानी अभी अपन समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इस तरीके से आप देखेंगे तो जो नॉर्थ और साउथ वाला, थोड़ा समस्याएं देख लेते हैं कि क्या जर्मनी में थे। तो जर्मनी में जो मैंने आपको बताया नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट, नॉर्थ में वो जो स्लेशविंग हॉल्स्टीन है, साउथ में जो आपका बादेन हो गया, वुटेम्बर्ग, बावेरिया वगैरह हो गया, ये दिख रहा है ना आपको, है ना। तो जो ये एरिया था, तो नॉर्थ में जो लोग थे और साउथ में, तो साउथ में जो आपके लोग थे वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। आपको याद है ना, कैथोलिक वो रोमन अंपायर, होली रोमन अंपायर था, ठीक है ना। तो पहले होली रोमन अंपायर हुआ करता था यूरोप में, और एक तरीके से कन्फिडरेशन मतलब महासंघ बना के जर्मन और ऑस्ट्रियाई जो क्षेत्र था उनको मिला के पूरा जर्मनी जो था, वो जो पूरा यूरोप का एरिया था, वहां पर एक ही शासक नियुक्त किया जाता था, हालांकि वो नाम मात्र का होता था, है ना, ठीक है। तो उस तरीके से वहां पर एक सिस्टम पॉलिटिकल बना हुआ था। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया का जर्मनी में काफी सालों से, 800 से 1000 वर्षों से वहां पर राजनीतिक संबंध रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहा है। यह भी एक कारण होगा आगे जब है बिस्मार्क युद्ध में फिर ऑस्ट्रिया को हराएंगे, ठीक है। तो क्या था कि नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ में जो रहने वाले लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे। अब प्रोटेस्टेंट शब्द से समझिए, एटिमोलॉजी से, भाषा विज्ञान से, कि भैया प्रोटेस्ट करने वाले, मतलब जो ये पोप को मानते थे कैथोलिक, है ना, वो यूरोप में बहुत ज्यादा प्रचलित भी था, फ्रांस वगैरह में भी कैथोलिक। इसीलिए साउथ वालों से, जो दक्षिणी भाग था जर्मनी का, वहां से फ्रांस का बहुत ज्यादा क्या होगा, लगाव भी होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि साउथ में कैथोलिक धर्म वाले और नॉर्थ में प्रोटेस्टेंट। तो यहां पर धार्मिक तनाव की जो स्थिति थी वो बनी हुई थी। किसकी? धार्मिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या था, प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म, जैसे भारत में था ना कि कर्मकांड वगैरह था, है ना, ब्राह्मण धर्म में, तो उसकी प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वहां पर उदय होता। ठीक उसी तरह वहां पर पोप थे, कर्मकांड थे, वो पोप को मानते थे, तो ये लोग उनके प्रोटेस्ट करके एक अलग धर्म के अनुयायी थे। तो दोनों के बीच में आपका धार्मिक क्या था, जो धार्मिक तनाव जो था वो वहां पर उपस्थित था, विद्यमान था, ठीक है ना। अब देखिए जर्मनी का जो रोल है ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों में दिखाई देगा आपका, है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आप दिखाई देंगे, मतलब आपको दिखाई देगा कि उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद उसको 2 भाग, पूर्वी और पश्चिमी में बांट देंगे। 1990 में जाके बर्लिन की दीवार तोड़ी जाएगी और जर्मनी की जो एकीकरण है इस तरीके से क्रमिक रूप से वहां तक आपको विस्तार उसका दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भैया जर्मनी के एकीकरण
को हमको पढ़ना कैसे है, जैसे हम हर टॉपिक को बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। तो हम जर्मनी का जो एकीकरण है, जिसको आप जर्मन राष्ट्रवाद भी बोलते हैं, तो जर्मनी का जो एकीकरण है उसको हम पढ़ेंगे दो तरीके से। जैसे इटली के एकीकरण को पढ़ा था, पहला ये कि अगर एकीकरण किया जा रहा है तो एकीकरण होने में कुछ बाधक तत्व होंगे तभी तो किया जा रहा है, अगर नहीं कोई समस्या होती तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन वहां पर बाधक तत्व मौजूद रहे होंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके के हर्डल्स थे, किस तरीके के बाधक तत्व वहां पर विद्यमान थे। दूसरा, फिर जो हम एकीकरण का चरण देखेंगे उसको दो भागों में बांट के देखेंगे। एक तो 1800 से आप 1860 का चरण ले लीजिए, और जो दूसरा होगा आपका वो 1860 से 1871 का, क्योंकि 1862 में पीएम बनाए जाएंगे, चांसलर बनाया जाएगा बिस्मार्क को, ठीक है ना। और उसी 1860 से 71 के जो दौर होगा 1871 का, तो उसमें हम बिस्मार्क की चर्चा करेंगे। और बिस्मार्क जो है बहुत ही चालाक, कूटनीतिक रूप से दक्ष और साम दाम दंड भेद, मतलब जो है उनको आयरन मैन, मतलब लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, और लौह और रक्त की नीति के वो समर्थक हैं, मतलब युद्ध के समर्थक हैं। उनको वैसे समझिए कि जैसे मैकियावेली के द प्रिंस की में जिस राजा की बात की गई है कि शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक, तो पूरा चरितार्थ करता है बिस्मार्क का चरित्र उनकी कहावत को, जो उनका अपना एक आदर्श राजा के बारे में उनका कथन था, ठीक है ना। तो इसमें हम बाधक तत्व देखते हैं सबसे पहले, है ना, सब फिर क्रमिक रूप से आएगा। बिल्कुल ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी जो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट है वो नहीं जाएगा यहां से बाहर, आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे मेंस में, है ना। तो सबसे पहले हम बाधक तत्व देखेंगे। तो बाधक तत्व देखिए, धर्म के आधार पर जो अबर ने अभी बात की कि जो नॉर्थ वाला जो जर्मनी का पार्ट था और साउथ वाला जो पार्ट है, तो नॉर्थ में क्या था आपका प्रोटेस्टेंट धर्म और दक्षिण में क्या था कैथोलिक धर्म। तो नॉर्थ मतलब उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में आपके जर्मनी में क्या विद्यमान था, धार्मिक तनाव विद्यमान था। तो जब धार्मिक तनाव विद्यमान है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर समरसता नहीं होगी, वहां पर एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो यह एक तरीके से बाधक तत्व का कार्य करेगा, किसमें, पूरे के पूरे जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपका यह हो गया बाधक तत्व। दूसरा पॉइंट हम देखें तो आपका ऑस्ट्रिया का जो है विरोधी दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वो आपका बहुभाषा भाषी राज्य था, मतलब वो बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग वहां पर रहते थे। तो अगर उसका कोई पड़ोसी राष्ट्र एक भाषा के आधार पे राष्ट्रवाद की स्थापना करेगा तो उसके भी तो विघटन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और होगा ऐसा ही आगे चल के, अभी देखेंगे अपन। तो पड़ोस में किसी भी तरीके से एक भाषा एक राष्ट्र, वैसे राष्ट्रवाद का उदय, वैसी राष्ट्रीय चेतना के है विकास से उसको भय था, है ना, कि कहीं उसके भी विघटन का मार्ग यहीं से प्रशस्त ना हो जाए। दूसरा ये कि जब भी आईआर में आप पढ़ते हैं तो कोई भी जो देश होगा वो अपने पड़ोसी राज्य को बहुत ज्यादा शक्तिशाली अगर वो होगा तो उसको किसी न किसी तरीके से बैलेंस ऑफ पावर, जो आईआर में आप पढ़ते हैं, शक्ति संतुलन की समस्या होगी। इसलिए पड़ोस में शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य के उदय से भी उसको चिंता थी। ये ऑस्ट्रिया का एक विरोधी दृष्टिकोण हो गया। दूसरा, फ्रांस का एक और है, ऑस्ट्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि ऑस्ट्रिया का क्या था कि जो आपका जर्मनी में जो राजनीति थी, है ना, जो जर्मन राजनीति थी आपकी, उसमें पिछले 800 से हजार वर्षों से 1000 ईयर्स, मतलब अगर आप देखें तो 1000 ईयर्स और 800 ईयर्स जो है पहले के, वहां से उसका वहां पर सैकड़ों वर्षों से उसकी जर्मन राजनीति में क्या था, भागीदारी थी, वो उसमें सम्मिलित था, उसका विशेष प्रभाव था। जबकि जब हम इटली के एकीकरण की बात कर रहे थे तो वहां ऑस्ट्रिया आउटसाइडर था, ठीक है ना। आप आगे के भी हिस्ट्री में देखेंगे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम होगा, हिटलर का टाइम, तो कई बार फिर ऑस्ट्रिया आग्रह भी करेगा जर्मनी से कि हमको अपने में मिला लो इस संदर्भ में। तो ये 3 पॉइंट आप ऑस्ट्रिया के संदर्भ में याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस का विरोधी दृष्टिकोण। अब देखिए क्यों, क्योंकि फ्रांस की सीमा भी वहां से लग रही है, आप देख रहे हैं जर्मनी से। तो पड़ोस में पहला कॉमन पॉइंट आ गया कि पड़ोस में कोई भी शक्तिशाली अगर बहुत राज्य स्थापित होता है तो उससे उनको भय होता है, वही शक्ति संतुलन की समस्या से, ठीक है ना। तो ये हो गया एक तो आपका, अगर फ्रांस के लिए देखेंगे अपन तो। और दूसरा ये कि जो फ्रांस था उसका क्या था कि फ्रांस के संबंध, मैंने बताया कि कैथोलिक धर्म वहां पर भी प्रधान है, लोकप्रिय था, और यहां भी जर्मनी के दक्षिणी भाग में। तो उससे क्या था कि फ्रांस के बेहतर संबंध थे उससे, है ना, क्योंकि वहां पर कैथोलिक धर्म प्रभावी क्षेत्र था। तो उस कारण से भी वो नहीं चाहता था कि वहां के क्षेत्रों से जो उसका प्रभुत्व है उसको हटाया जाए, इसलिए उसका विरोधी दृष्टिकोण था उसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें
तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से जो आपके सहायक तत्व थे, जैसे इटली के एकीकरण में देखा था, वैसे ही सेम यहां जर्मनी के एकीकरण में कौन से ऐसे सहायक तत्व थे। अब अपन ने डिस्कस सब कर लिया है कहानी, अब देखिए उसको यहां पर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपन। तो सहायक तत्व में सबसे पहले तो आप ले लीजिए नेपोलियन की भूमिका, जैसे आपने इटली में पढ़ा था, ठीक है, नेपोलियन की भूमिका ले लीजिए। उसके बाद आप वियना सम्मेलन की भूमिका ले लीजिए। एक नई चीज यहां पर देखने को मिलेगी, जोलवरीन सीमा शुल्क संघ, जो जर्मनी का पूरा आर्थिक एकीकरण कर देगा 1850 तक, ठीक है। तो ये बहुत सशक्त आधार होगा जर्मनी के एकीकरण के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। उसके बाद हम देखेंगे वही सेम पॉइंट जो 1800 आपका 30 और 1848 वाली जो आपकी क्या है यूरोपीय क्रांतियां हैं, जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी जर्मन लोगों को भी, ठीक है। उसके बाद ठीक वहां की तरह यहां पर भी विचारकों की भूमिका देखेंगे हम, है ना, जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ थे अरविंद घोष थे, है ना, राजा राम मोहन रॉय थे, है ना, तो सारे लोग हैं अपने यहाँ, है ना, जितने लाला लाजपत राय वगैरह हैं, सुभाष चंद्र बोस जी लोग हैं, गांधी जी, जो लेख के माध्यम से लोगों के आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर रहे थे, वैसे वहां भी विचारक थे। कुछ जैसे विचारकों के नाम आपने सुने हुए, हेगेल हैं, हर्डर हैं, फ्रेडरिक लिस्ट हैं, फिक्टे हैं, इनकी बात हम करेंगे। उसके बाद हम 1860 से 71 का चरण देखेंगे। तो इसमें क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे सहायक तत्वों में, बाधक देख लिया हमने तत्व, अब सहायक तत्व। तो नेपोलियन की भूमिका अब आप आराम से रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे इटली को किया था, तो यहां पर भी नेपोलियन ने दो प्रकार से जर्मनी के राष्ट्रवाद को गति दी। पहला ये कि जो 300 रियासतें थीं, छोटी बड़े जो राज्य थे, उनको मिला के 29 रियासतों का लगभग एक संघ बना दिया, वेस्टफीलिया का एक संघ वहां पर बना दिया था उन्होंने। और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर वो आधुनिक जो है आपकी प्रशासनिक जो आपके ढांचे की नींव रखेंगे, वही आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं जो आपके फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से जो नए परिवर्तन हो रहे थे, उदारवादी और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। तो उस तरीके की संस्थाएं जब देश में बनेंगी तो उसी से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होगा आम जन के अंदर। दूसरा यह कि जब नेपोलियन के पतन का दौर चल रहा था, तो जैसे इटली में आम जन सब एकजुट होकर नेपोलियन को मतलब बाहर निकालने में, उसके पतन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते, ठीक उसी प्रकार जर्मन राज्यों ने भी नेपोलियन के विरोध के क्रम में एकजुटता, एकता का परिचय दिया। तो इस तरीके से लोगों के बीच में क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना, एकजुटता का आभास हुआ। यही आधार तैयार करेगा आगे जर्मनी के एकीकरण को मूर्त रूप प्रदान करने में, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हम देखेंगे, वियना सम्मेलन, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इटली के एकीकरण में देखा था हमने। इसने क्या किया, वियना सम्मेलन में जर्मनी को ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में, देखिए यहां पर ऑस्ट्रिया, ठीक है। आपको पता है कि वियना सम्मेलन जो है वो प्रतिक्रियावादी था, वो तो भैया राजतंत्र का समर्थक था, वो तो चाहते ही नहीं थे कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद आए। तो वो क्या करेंगे, ये 38 राज्यों के परिसंघ के रूप में जब पुनर्गठित किया जाएगा इनको, तो ये क्या करेंगे कि ये प्रतिक्रियावादी कदम था, है ना, जहां से जर्मन भावनाएं आहत होंगी, है ना। लेकिन इनने एक काम जो किया वो ये किया, देखिए राइन नदी का जो क्षेत्र है, आप मैप में देखिएगा, वो हम हमेशा सुनते रहेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो जो प्रशा था उसको राइन नदी तक का वो क्षेत्र दे देंगे। इससे क्या होगा कि प्रशा जो है बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और आगे चलकर प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संपन्न होगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके के इटली में सार्डिनिया के नेतृत्व में पूरे इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था, ठीक है। कावूर आपको याद होगा, कावूर। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि जोलवरीन क्या था, एक तरीके का कस्टम ड्यूटी वाला, उसको सीमा शुल्क संघ से समझिएगा, एक तरीके का यूनियन बनाया जाएगा, जैसे आज देखते हैं ना यूरोपियन यूनियन। तो ये एक क्रमिक विकास है संस्थाओं का, ठीक है ना। आज देखते हैं कि जो आपका G20 वगैरह है वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो है आपका वो क्या है, संस्था है, आर्थिक संस्था है ना। वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिक जो डिसीजंस लिए जाते हैं महत्वपूर्ण वहां पर लिए जाते हैं, बासेल कन्वेंशन वगैरह आपने पढ़ा होगा। ठीक उसी तरीके से वहां पर जोलवरीन सीमा शुल्क संघ बनाया गया। ये इसलिए ये पॉइंट हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है वो आर्थिक एकीकरण को मूर्त रूप देगा। 1850 तक जर्मनी का एक तरीके से आर्थिक एकीकरण हो जाएगा, तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो संपन्न भी हो जाएगा। अब क्या हुआ कि 1800 जोलवरीन जो सीमा शुल्क संघ पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तो इसमें 1818 में प्रशा के नेतृत्व में, हर जगह प्रशा का नाम आएगा और यहीं से बिस्मार्क भी आएंगे, तो प्रशा के नेतृत्व में जोलवरीन की स्थापना की गई। ठीक है, अब जोलवरीन की जब स्थापना कर दी गई 1818 में, तो
1844 तक आप देखेंगे तो इसमें अधिकांशता मतलब मेजॉरिटी वाले जो अधिकांशता जर्मन राज्य थे इसमें सम्मिलित हो जाएंगे और ऑस्ट्रिया इससे अभी भी अलग थलग रहेगा। ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था, इसको भी धीरे धीरे बिस्मार्क जो है निपटा देंगे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया बस उससे अलग थलग रहा। जोल्वरीन के कारण क्या होगा कि जर्मन क्षेत्र का जो तीव्र गति से आर्थिक उन्नयन होगा, क्या होगा, आर्थिक उन्नयन हो जाएगा। अब जब आर्थिक उन्नयन हो जाएगा आप देखेंगे कि 1850 तक लगभग 3000 मील की रेलवे लाइन विकसित की जाएगी और उस रेलवे लाइन से क्या होगा, पूरा जो डिमांड और सप्लाई मतलब जो सप्लाई चेन का सिस्टम है, परिवहन का सिस्टम है, मतलब एक देश की जो बैकबोन होती है अर्थव्यवस्था की, वो अवसंरचनात्मक जो ढांचा होता है वो होता है। तो उस समय वो रेलवे लाइन विकसित की गई और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था कि उसमें सुरक्षा के आयाम को भी महत्ता दी गई थी। तो 3000 मील तक की रेलवे लाइन विकसित की गई, उससे जो आर्थिक उन्नयन था वो संभव हो सका। और कोयले और लौह उत्पादन के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, रूर क्षेत्र देखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ रूर क्षेत्र बोला जाता है छोटा नागपुर के पठार वाले एरिया को, तो वो जर्मनी की ही संज्ञा है ना। तो जर्मनी में रूर क्षेत्र था जो मिनरल्स खनिज के माध्यम में मतलब खनिज के आधार में आयाम में बहुत ज्यादा सशक्त था। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि कोयले और जो आपका लौह उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि देखी गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था। तो अब उदारवादी भी तो चरण चल रहा है और उदारवादी चरण में क्या मांग करेंगे उद्योगपति, उद्योगपतियों ने बोला कि यूनिफॉर्मिटी लाइए आप इकोनॉमिक लॉज में, जैसे आज मांग होती है हमारे यहाँ, है ना। 1991 के बाद आप देख रहे हैं एलपीजी वगैरह, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि आर्थिक कानून मतलब समान आर्थिक कानून और समान मुद्रा प्रचलन की मांग लोगों के द्वारा की जाने लगी और इसी संदर्भ में जो आर्थिक एकीकरण का कार्य संपन्न हुआ और आर्थिक एकीकरण का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया, प्रशा के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 1830 और 1848 की जो यूरोपीय क्रांति है। ठीक उसी तरीके से बिल्कुल सेम पॉइंट है, इटली की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है कि 1830 और 1848 की जो यूरोपीय क्रांतियां थी उनके दौरान जर्मन क्षेत्रों में जो कीवर्ड है आपका वो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। ठीक है, और 1848 में जो उदारवादी थे वहां पर जर्मनी में, उन्होंने एक तरीके की लोकतांत्रिक संस्था बना दी, जनतांत्रिक संस्था संसद की भी स्थापना कर दी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इन प्रयासों को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, जैसे हमारे यहां नरम दल की बात करते हैं कि भैया उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना तो किया कि आप जैसे गरम दल उनके ऊपर प्रत्यारोप आरोप लगाते हैं कि भैया वो तो भिक्षा मांगते थे, लेकिन नहीं, उससे राष्ट्रीय चेतना का विकास तो हुआ, उसने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय चेतना का आधार तो सशक्त किया। यही सब इनपुट्स हैं जिनका सबका हमारे यहां चाहे लेफ्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, जो भी सारे के सारे जो आपके लोग थे वो अंतिम में मिल के उनका साध्य तो एक ही था ना, भारत की स्वतंत्रता। उसी तरीके से वहां भी है कि जो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होगा, ठीक है, वो इस दौर में वहां पर तैयार होगा, उसका आधार सशक्त होगा जो आगे जाकर जर्मनी के एकीकरण में सहायक की भूमिका क्या करेगा, सहायक की भूमिका का निर्वाह करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि 1830 और 48 की जो यूरोपीय क्रांति थी उससे राष्ट्रीय चेतना का वहां पर विकास हुआ और 1848 में उदारवादियों ने वहां पर एक लोकतांत्रिक संस्था जो संसद के रूप में उसकी स्थापना भी की। लेकिन इन प्रयासों को अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त होगी, लेकिन राष्ट्रीय चेतना के प्रसार ने जर्मनी के जो एकीकरण का आधार यहां से सशक्त कर दिया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम इसमें, और ये सब सहायक तत्व देख रहे हैं हम, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो बुद्धिजीवियों का विचारकों की भूमिका थी। ठीक है, तो इसमें आप हेगेल, हर्डर, फ्रेडरिक जो आपके लिस्ट हैं, क्या हैं, फ्रेडरिक लिस्ट हैं। ठीक है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं और आपके एक फिक्टे थे। ठीक है, तो इस तरीके के अन्य जो बुद्धिजीवी भी थे उन्होंने क्या किया, जर्मन राष्ट्रवाद के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। ठीक है, बिल्कुल भारत की तरह उसको समझिए, हर राष्ट्र में ना राष्ट्रवाद का जो क्रम होता है वहां पर जो विभिन्न बिंदु होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, और ये सब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या किया, इन बुद्धिजीवियों ने क्या किया, जर्मन राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार को सशक्त किया। इसमें एक आप फैक्ट डाल दीजिए आप, जैसे कि एक एग्जाम्पल है इसमें कि जो फ्रेडरिक लिस्ट
थे आपके, जो फ्रेडरिक आपके लिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया संरक्षणवादी नीति। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन वगैरह तो पूरे विश्व में अपना उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। बोला जाता है कि ब्रिटेन का सूर्यास्त नहीं होता था, उपनिवेश इतना लंबा है उनका क्षेत्र कि सूर्य कभी डूबता नहीं था, ठीक है ना। तो अब क्या किया फ्रेडरिक लिस्ट ने, बोला कि भैया आर्थिक राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत किया। उन्होंने बोला प्रोटेक्शनिज्म, मतलब आपकी संरक्षणवादी नीति, मतलब स्वदेशी उद्योगों से आप अपनी मांग को मतलब पूरा करें। उससे क्या होगा, हमारे यहां औद्योगिकरण की क्या होगी, प्रक्रिया संपूर्ण होगी और उससे जर्मन राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। तो इन्होंने संरक्षणवादी नीति का समर्थन किया। इसी तरीके से आप हर्डर को देखेंगे तो जैसे हमारे यहां अरविंदो घोष जैसे सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद के अग्रणी नेता रहे, वैसे ही हर्डर ने भी वहां पर जर्मन भाषा और संस्कृति को आधार बनाते हुए, है ना, मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वहां पर प्रेरित किया, है ना। उस तरीके से एक भाषा और एक संस्कृति को आधार बनाते हुए जर्मन राष्ट्र स्थापित करने की बात उन्होंने की थी, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट फेज देखेंगे, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा 1860 से। आप देखेंगे कि 1860 तक के जो भी कार्य हैं उससे कोई ठोस परिणाम नहीं मिला, सिर्फ यहां पर आधार तैयार हुआ है, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार अब क्रमिक रूप से हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है, हम 1860 से 71 का निर्णायक चरण देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बिस्मार्क की भूमिका भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण संपन्न होगा। और साथ ही रोम वाला क्षेत्र बचा है इटली का, तो इटली का भी एकीकरण पूर्णतः जाके 1871 में ही कंप्लीट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर तो फ्रांस की जो सेना थी वो रक्षा कर रही थी, ठीक है। तो 1860 से 71 के चरण में हम जो पॉइंट्स देखेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे हम बिस्मार्क को, लौह पुरुष को, आयरन मैन को जर्मनी के, और हमारे यहाँ के जो लौह पुरुष हैं वो कौन है, सरदार जी पटेल। तो आप कभी भी देखेंगे जैसे कावूर है, बिस्मार्क है और जो आपके सरदार पटेल जी हैं, तो इनके बीच में कंपैरेटिव क्वेश्चन का जो डोमेन है हमेशा ओपन है। तो इसको इस तरीके से हमको पढ़ना है कि वहां क्वेश्चन आ जाए तो हम उसमें अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। तो बिस्मार्क को देखेंगे और बिस्मार्क का जो टाइम है वो 1862 से 90 तक का है। फिर उनको 90 के बाद पीएम के पद से हटा दिया जाएगा, विलियम वगैरह शासक बन जाएगा, ठीक है। तो 1862 से 90 का दौर, इनमें हम इनका सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि भैया हैं कहां से, क्या है, क्यों आए ये। दूसरा ये कि इनके 3 युद्धों की नीति देखेंगे। उसमें सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध होगा इनका 1863 में, उसके बाद ये युद्ध करेंगे ऑस्ट्रिया से, ठीक है। और ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे जिसको सैडोवा का भी वार कहा जाता है, सैडोवा का भी युद्ध कहा जाता है, वो 1866 में है। और उसके बाद फाइनली जो है आपका, जब फाइनली जो एकीकरण होगा वो संपन्न हो जाएगा, तो वो फ्रांस का युद्ध होगा 1870-71 के बीच, जिसको सेडान का भी युद्ध बोला जाता है। तो हम ये पॉइंट्स यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिस्मार्क है उनके बारे में थोड़ा परिचय लेते हैं। बिस्मार्क जो थे आपके, वो प्रशा से थे, है ना। मैंने आपको बार बार बोला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रशा का नाम याद रखेगा, प्रशा से। और ये एक जमींदार परिवार से थे, मतलब संभ्रांत जो आपके सामंत मतलब परिवार होते हैं, मतलब संपन्न परिवार से थे। और इनके पास जो है कूटनीतिक जो दक्षता है, जो राजनयिक समझ थी, है ना, विदेशी राज्यों के संदर्भ में, है ना, तो वो उस पर निपुण थे। क्यों? क्योंकि इनको कई राज्यों में, कई देशों में वहां पर राजदूत के रूप में कार्य का अनुभव प्राप्त था, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये जो आपका बिस्मार्क थे वो आपके लोकतंत्र विरोधी थे। क्या थे? लोकतंत्र विरोधी थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो राजतंत्र के कट्टर समर्थक थे। हमारी थीम वही है, लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र। यहां पर हम जो है लोकतंत्र के और राष्ट्रवाद के विकास के चरण में सारे विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्राउंड में वहां पर हम पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद ये सब देखेंगे, ठीक है। उदारवाद वगैरह भी वहीं पर आता है, ठीक है ना। तो उदारवाद दोनों तरीके से, राजनीतिक रूप में से भी देखा जा सकता है और आर्थिक रूप में भी। तो ये क्या थे कि राजतंत्र के कट्टर समर्थक थे। और याद रखिएगा रक्त व लौह की नीति, इनके लिए क्या था कि मतलब साध्य इंपॉर्टेंट था। क्या कि मतलब रिजल्टेंट जो है वो अपने पक्ष में आना चाहिए, बाकी साधन किसी भी तरीके की, अपनी बात से पलट जाते थे, ठीक है ना। ये अपनी बात से पलट जाते थे और काफी क्लेवर थे, काफी चतुर थे, चालाक थे। तो अपने पक्ष में किस तरीके से परिस्थितियों का दोहन करना है ये इनको बहुत अच्छे से आता था। बहुत ही कुटिल और बहुत ही चालाक थे, है ना। मैंने कंपेयर भी किया है कि मैकियावेली के द प्रिंस जैसे राजा थे ये, है ना, शेर जैसे साहसी और लोमड़ी जैसे चालाक। गांधी जी की बात करेंगे तो उनके लिए क्या था कि साधन पवित्र होना, मतलब साधन अगर पवित्र है, जो कार्य कर रहे हैं उसका अगर साधन पवित्र है तो साध्य तो स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। तो ये नैतिकता का उच्चतम स्तर है, ठीक है ना। तो आईआर में तो नैतिकता की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। चलिए हम विषय से भटकेंगे नहीं। तो 1862 में क्या किया जाएगा? पीएम बनाया जाएगा। किसको?
पीएम बनाया जाएगा बिस्मार्क को। और तभी ये इतना दूरदर्शी और इतने चालाक था कि इसने तभी 3 युद्ध की रणनीति बना ली। बोले भैया 3 युद्ध लड़ूंगा और 3 युद्ध लड़के जर्मनी का एकीकरण संपन्न कर दूंगा। ठीक है, और 3 युद्ध में कौन कौन सा युद्ध, जो मैंने आपको बताया है, डेनमार्क से युद्ध लड़ेगा, ठीक है, फिर आपका ऑस्ट्रिया से, और फाइनली फ्रांस से। पहले ही दिमाग में है, और देखिए 1862 में बनाएगा और 70 तक तीनों युद्ध करके और उसको संपन्न भी करके अभी तक किसी तरीके की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित नहीं है यूरोप में, किसी तरीके का मतलब इनका प्रभुत्व वगैरह नहीं है, इसको इनको बहुत हल्के में लिया जाता है वहां पर प्रशा को। जबकि जो प्रशा है उसको बोला जाता है कि उद्योग है वो किसका, युद्ध का, और जब भी कहीं पर लड़ाई होती थी तो यहां के योद्धाओं को वहां पर बुलाया जाता था। तो नेपोलियन वगैरह मैंने जो अपने अभियान से इनको रौंदा था, तो उसके कारण यहां की जनता में और बिस्मार्क में भी फ्रांस से क्या था, एक तरीके से प्रतिशोध की भावना जो थी वो आकार ग्रहण कर रही थी। ये सब पूरे रीजन मिलके फ्रांस से युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। डेनमार्क से युद्ध जो था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो इसकी एक कूटनीतिक चाल थी कि वहां पर वो क्या करना चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया को वहां पर उलझाना चाह रहा था। ठीक है, जो अपन ऊपर जो 2 स्लेशविग और हॉलस्टीन देख रहे थे ना, उसी के संदर्भ में हॉलस्टीन, तो ऑस्ट्रिया को वहां पर उलझाना चाह रहा था और क्या करना चाह रहा था कि अपनी जो सैन्य क्षमता है उसका भी आकलन करना चाह रहा था, और ऑस्ट्रिया की कितनी सैन्य क्षमता है उसका भी वो अनुमान लगाना चाह रहा था। तो देख रहे हैं एक ही फ्रंट पे वो कितनी जगह पर अपना दिमाग लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद फिर वो ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा, और उसके बाद मतलब जो भी युद्ध करेगा ना उसकी फील्डिंग पहले ही पूरी ये सेट कर लेंगे। ठीक है, और वहां पर भी आप देखेंगे तो फ्रांस से, इटली से, रूस से, जो भी पड़ोसी जो शक्तियां हैं उसको किस तरीके से तटस्थ रखेगा ये। जैसे इटली में था कि काबूल को आसपास के जो राज्य होते थे उनकी सैन्य शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन ये युद्ध खुद ही करेगा और उनको बोल देगा कि आप तटस्थ रहो, किसी तरीके का लालच दे के, तो किसी को कुछ मतलब बोल के, है ना, मतलब सारे आयामों का साम दाम दंड भेद का ये यूज करेगा। ठीक है, और ऑस्ट्रिया को हराने के बाद ये क्या करेगा कि बिस्मार्क जो है 1 इंच भी जमीन नहीं लेगा। वे भी इसके पीछे भी उसका पूरा चाल रहता है, क्योंकि आगे फ्रांस को भी तो निपटाना है। तो ऑस्ट्रिया को हराएगा लेकिन उसको बेइज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि मतलब उसको अपने मतलब विपक्ष में नहीं करना चाह रहा था और उसको अपमानित नहीं करेगा। तो इससे क्या है, ऑस्ट्रिया तटस्थ बना रहेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को जब पराजित कर लेगा बिस्मार्क, तो लगभग जो है आपका नॉर्थ वाला जो एरिया है जर्मनी का उसको एकीकरण कर लेगा। और फिर क्या करेगा, इसके बाद जैसे फ्रांस को तटस्थ रहने को बोलेगा तो जो वादे के मुताबिक बोलेगा कि कुछ क्षेत्र देंगे तो उससे मुकर भी जाएगा। ठीक है, तो फाइनली फिर फ्रांस से वो युद्ध करेगा और फ्रांस को भी वहां पर क्या करेगा, पराजित करके पूर्णतः अपने जो एकीकरण की प्रक्रिया उसको संपन्न कर लेगा। ठीक है ना, मतलब उसको संपन्न कर लेगा। अब हम क्रमशः पॉइंट को देखते हैं, थोड़ी कहानी अपन ने देख ली है। अब जब आप देखेंगे बिस्मार्क को तो आपने देखा कि 1862 से 90 के बीच में वो पीएम रहेंगे और 1862 में उनको पीएम बनाया जाएगा। अब जो बिस्मार्क थे वो आपको पता है सामंत परिवार से थे, विभिन्न राष्ट्रों में राजदूत का कार्य अनुभव था उनको, है ना, तो उनको प्रशा का चांसलर या पीएम बना दिया गया 1862 में। अब ये राजतंत्र के कट्टर समर्थक थे, लोकतंत्र विरोधी भी थे। इनकी जो नीति थी आपकी लौह व रक्त की नीति थी, मतलब वॉर की नीति, वॉर के समर्थक थे ये। और पीएम बनने के पश्चात जो संसद थी, लोकतांत्रिक संस्था वहां की जर्मनी की, उसके विरोध के बाद भी ये सेना का आधुनिकीकरण करेंगे, है ना। ये बोलते थे कि भाषण वाषण से, लेख वगैरह से कुछ नहीं होगा भैया, युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करके ही राष्ट्रवाद को मूर्त रूप, मूर्त आकार प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही पीएम बनेगा तो जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्धों की योजना इन्होंने बनाई और उसको संपन्न भी किया। तो सबसे पहले जो युद्ध था, जो अपन ने कहानी में देखा कि डेनमार्क से ये युद्ध लड़ेगा, तो यह 1863 का समय है। और इसके कारण देखेंगे अपन कि क्यों हुआ, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हो गया। 2 ही तरीके से देखेंगे, उसमें युद्ध की तैयारी वगैरह भी एक पॉइंट देख लेंगे बीच बीच में। अब क्या हुआ था कि जो आपका डेनमार्क है उसमें जो 2 क्षेत्र हैं इसके ऊपर वाले, स्लेशविक और आपका हॉलस्टीन जो है आपका, ठीक है, मैंने बोला था कि ये नाम आप याद रखिएगा। तो ये छोटे क्षेत्र थे, है ना, लेकिन ये जर्मन आबादी के साथ साथ यहां पर डेनमार्क के डेन आबादी भी निवास करती थी वहां पर। ठीक है, डेन आबादी भी वहां पर निवास करती थी। और एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था पहले कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं इनको स्वायत्तता प्रदान की गई थी, लेकिन इस पर जो आपकी पकड़ मतलब नियंत्रण था, जो पकड़ थी, प्रभुत्व था, वो किसका था, डेनमार्क का था। और ये चीज जो है वो बिस्मार्क को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। तो ये जो कब्जा था जर्मनी का युद्ध के द्वारा, जब उसको पराजित कर दिया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय समझौते के विरुद्ध था,
है ना, लेकिन वहां पर जर्मन रहवासी थे इसलिए उसने उसको ऐसा किया, है ना, मतलब इस डेनमार्क से युद्ध करके उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है ना। जो आपका स्लेशविग और आपका हॉलस्टीन है, ठीक है, यही हॉलस्टीन दे देगा ऑस्ट्रिया को उसको उलझाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा, इसका कारण में एक कारण तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, उसको भी यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो प्रशा थी उसकी जो सैन्य शक्ति थी उसका परीक्षण करना था, है ना, सैन्य शक्ति का परीक्षण कि भैया जो हमारी सेना का आधुनिकीकरण किया है हमने वो किस तरीके से अपना कार्य कर रही है, उसकी क्षमता क्या है, उसके परीक्षण के लिए, सैन्य शक्ति के परीक्षण के लिए, है ना, वो दृष्टिकोण था, वो कारण था। एक दूसरा ऑस्ट्रिया की जो सैन्य क्षमता है, क्योंकि आगे चल के ऑस्ट्रिया को भी तो हराना है, तो ऑस्ट्रिया की जो सैन्य क्षमता है उसका भी अनुमान लगाने के लिए उन्होंने ये युद्ध किया डेनमार्क से। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए, ये सिर्फ क्या थी, एक पायलट प्रोजेक्ट था। एक तरीके से जब कोई योजना लॉन्च करते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं ना, वैसे ही डेनमार्क के युद्ध से आप वहां पर संदर्भ लीजिएगा। अब इस युद्ध के जो परिणाम हुए वो क्या हुए, डेनमार्क की पराजय हुई, है ना। इसके बाद स्लेशविग है आपका उस पर प्रशा का नियंत्रण, और जो आपका हॉलस्टीन है इस पर आपका ऑस्ट्रिया का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब देखिए कितना बड़ा गेम खेलेगा। वो ऑस्ट्रिया है नीचे, ठीक है ना, जो ऑस्ट्रिया नीचे है आपका, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि अगर उसको यहां जाना हॉलस्टीन तो कहां होके जाना पड़ेगा, जाके तो होके जाना पड़ेगा जर्मनी से, प्रशा से ही तो होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसको उलझाए रखने के लिए कि किसी भी तरीके का अगर आर्थिक भी यहाँ पर आवागमन हो या किसी तरीके का राजनीतिक भी, तो भैया हमारे यहाँ से तो होके जाना है, तो उसको उलझा दिया उसने, ठीक है। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण के विरुद्ध जरूर था यहाँ पर, जो ऑस्ट्रिया है उसने बोला कि भैया एक काम करो कि हम यहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण क्यों करें, सारे जो 38-39 संघ हैं इनको मिला के अपन करते हैं। तो वो बोला नहीं, तुम और मैं करेंगे, तुम तो यहाँ पर बहुत बड़े शक्तिशाली राज्य और अपन करेंगे, क्यों सबको मिलाना। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण के विरुद्ध था, लेकिन ये सब जो है ग्राउंड तैयार कर रहा था, पृष्ठभूमि जो आधार तैयार कर रहा था ऑस्ट्रिया को भी आगे युद्ध में हराने की, बिस्मार्क, ठीक है। तो यहीं पर जो कूटनीतिक दक्षता है वो यहाँ पर प्रदर्शित होती है, वह प्रत्यक्षता दिखाई देती है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को किसी तरीके से प्रत्यक्ष नियंत्रण के विरुद्ध होने के बावजूद भी उसको तैयार कर लेता है। तो ये इसका परिणाम हो गया, ठीक है। और ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के लिए कि समस्या को बिस्मार्क ने उलझाए रखा, हॉलस्टीन जो था आपको ऑस्ट्रिया को देकर, ठीक है। क्यों, आपको पता चल गया कि जो भी क्षेत्र है आवागमन का वो तो जर्मनी से ही होकर जाना था। अब जो है दूसरा जो हम युद्ध है वो देखेंगे, और इसमें जो दूसरा आपका युद्ध है वो है आपका ऑस्ट्रिया का युद्ध। इसको आप सैडोवा के वॉर से के नाम से भी जानते होंगे, सैडोवा का भी युद्ध इसको बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या हुआ, इसका कारण अगर देखें उसी पैटर्न पे देखेंगे, कारण देखेंगे, युद्ध की तैयारी देखेंगे, परिणाम देखेंगे, ठीक है। डेनमार्क में जितने जरूरी पॉइंट्स है वो अपन ने यहां पर देख लिए। तो इसका जो कारण था सैडोवा के युद्ध का, जो 1866 में होगा ऑस्ट्रिया से जो युद्ध होगा, उसका जो तात्कालिक कारण था वो क्या है, अपन ने पहले ही देखा कि उलझाए रखा था हॉलस्टीन का मुद्दा, उस पर प्रशा और ऑस्ट्रिया में विवाद, और ये विवाद जो है वो जनित कौन करेगा, वो जनित भी बिस्मार्क ही करेगा। तो बिस्मार्क ने जबरदस्ती विवाद का आधार बनाया और बोला, क्या किया था ऑस्ट्रिया ने, एक बार संसद में बोला कि भैया ये जो हॉलस्टीन का मुद्दा है इसको संसद में बैठ के उसने उठाया कि यहां हमको समस्या है और प्रशा ऐसे ऐसे हमको यहां परेशान करता है। तो बिस्मार्क ने उसी को आधार बना लिया कि भैया जब हम दोनों के बीच में संधि हुई थी कि हम इस संदर्भ में जो भी विवाद होगा उसको द्विपक्षीय आधार पर निपटाएंगे, ठीक है, उसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे, तो तुम कैसे उठा दिए। तो बस इसी को आधार बना के वो युद्ध की जो है पूरी पृष्ठभूमि रेडी कर लेगा। तो तात्कालिक कारण में ये हो गया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि दीर्घकालिक जो आपका कारण है, तो दीर्घकालिक कारण वही है जो पहले अपन ने कहानी के रूप में देखा कि पिछले 800 से 1000 वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ऑस्ट्रिया की जर्मन राजनीति में सक्रिय रूप से क्या थी, भागीदारी थी। तो क्या है दीर्घकालिक कारण, कि उस जर्मन राजनीति से ऑस्ट्रिया को निष्कासित करना और प्रशा को क्या करना, संप्रभु बनाना और सशक्त करना, मजबूत करना। तो दीर्घकालिक कारण हो गया आपका कि ऑस्ट्रिया को, है ना, ऑस्ट्रिया जो है आपका, ऑस्ट्रिया को जर्मन राजनीति से निष्कासित करके प्रशा को सशक्त बनाना, संप्रभु बनाना, है ना, कि किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप न रह जाए। तो अब इसमें युद्ध की तैयारी कैसे की, अब कूटनीतिक दक्षता, उनकी चालाकी देखिए बिस्मार्क की। डेनमार्क से जब युद्ध हुआ तो उसके साथ ही बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से जो युद्ध करने थी उसकी आगामी जो पृष्ठभूमि थी, जो ग्राउंड था, जो आधार था, उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 1866 से पूर्व बिस्मार्क क्या करेगा कि रूस और फ्रांस के शासकों से मुलाकात करेगा और उनसे मुलाकात करके उनको बोलेगा कि भैया आप तटस्थ रहो,
वो आप जो है आप तटस्थ रहो इस युद्ध में, आप किसी की तरफ से मत बोलो, और ये करने में वो सफल भी हो जाएगा रूस और फ्रांस के शासकों से मुलाकात करके, ठीक है। और इटली को वेनेशिया का लोभ दे देगा कि भैया हम जीत जाएंगे तो आपको, ऑस्ट्रिया से अगर युद्ध करके जीत जाएंगे तो जो वेनेशिया वाला आपका पार्ट था वो हम आपको दे देंगे, आप खुद ही मौके का फायदा उठाकर वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कारण यहां पर युद्ध की तैयारी के रूप में आप देखते हैं। अब इसमें जब हम परिणाम देखेंगे तो आपको एक परिणाम तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाएगी, ठीक है। और जर्मन राजनीति से क्या होगा, वही जो कारण था वो परिणाम में परिवर्तित हो गया कि भैया ऑस्ट्रिया का जो सक्रिय जर्मन जो राजनीति थी उसमें सक्रिय रूप से जो भागीदारी थी, जो हस्तक्षेप था, उससे उसका निष्कासन हो जाएगा। और प्रशा के नेतृत्व में ये जो उत्तरी जर्मनी है उन राज्यों का एकीकरण और एकीकरण का प्रथम चरण यहां पर संपन्न हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर ये एकीकरण नॉर्थ वाले पार्ट में हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया जो है हंगरी को स्वायत्तता प्रदान करेगा, क्योंकि वहां पर उस जगह में मैंने बोला ना कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का प्रसार, वहां पे भी जैसे हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, जो आपका जो इस तरीके की जो जगह है वहां पर भी स्वतंत्रता की मांग उठने लग जाएगी। जिस चीज का ऑस्ट्रिया को डर था, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का, है ना, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विकास का, तो वही यहां पर होगा और यहीं से ऑस्ट्रिया के विघटन की जो प्रक्रिया है, मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगी। जैसे हंगरी को आप देखेंगे वहां पर जो मतलब एक भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उसी आधार पर पूरे यूरोप का जो आप मतलब राष्ट्रवाद देखेंगे वो भाषा आधारित दिखाई देगा, भारत में नहीं, है ना। भारत में तो बहुभाषी, हमारी तो प्लूरलिज्म बोला जाता है ना, बहुसंस्कृतिवाद जो आप पढ़ते होंगे भारत के संदर्भ में। तो यूरोप के संदर्भ में एक भाषा एक राष्ट्र, तो वैसे ही जो हंगरी था वहां पर मगयार बोलने वाले, मतलब मगयार बोलने वाले, जो मगयार भाषा है वो बोलने वाले लोग थे, और वो वहां पर स्वतंत्रता स्वायत्तता की बात करेंगे, और इस युद्ध के बाद ही ऑस्ट्रिया उसको स्वायत्तता दे देगा। ये मैं इंटरलिंक कर रहा हूं, है ना। प्रथम चरण जो था वो ऑस्ट्रिया की पराजय के साथ जर्मनी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो निर्णायक और अंतिम चरण है वो है आपका फ्रांस से क्या युद्ध। अब समझिए उस समय बहुत बड़ी शक्ति थी फ्रांस, और उसको भी बिस्मार्क हरा देगा, तो वहां से जर्मनी का यूरोप में एक शक्ति के रूप में उदय देखा जाएगा, और आगे चल के यही फ्रांस और जर्मनी की जो राइवलरी है वो कहीं ना कहीं प्ले करेगी रोल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ठीक है। ये सब प्रथम विश्व युद्ध की क्या है इनपुट्स रेडी हो रहे हैं, और इन्हीं सबको हम मिला देंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब हमको वहां पर पता चल जाएगा। कुछ भी बहुत कम घटनाएं, फैक्ट्स वहां पर आपको नए देखने को मिलेंगे। तो फ्रांस से जो युद्ध होगा उसका जो टाइमिंग है वो आपका 1870 से 71 है, जिसको आप सेडान का युद्ध बोलते हैं, सेडान का युद्ध बोलते हैं। अब इसका तात्कालिक कारण देखते हैं हम, तो तात्कालिक कारण ये था कि जो स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध था उसको लेकर प्रशा और फ्रांस में विवाद चल रहा था। होता क्या है कि जब फ्रांस से युद्ध का टाइम था तो उसमें संयोगवश जो आपका स्पेन था तो वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। पहले जानते हैं आपकी ऑस्ट्रिया है, स्पेन है ना, फ्रांस है। तो यहाँ पर जो राजशाही लोग, जो शासक वर्ग के लोग थे, जो राजा लोग थे, उनके बीच में वैवाहिक संबंध बनते रहते थे। तो उस समय स्पेन में जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो वहां पर संयोग से ब्रूवो वंश का शासक था, है ना। तो फ्रांस से रिलेटेड है ब्रूवो वंश, अपन ने फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे पढ़ा था। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या बिल्कुल फैमिलियर हो गए होंगे इन वर्ड से, है ना। बिल्कुल रिवाइज करते रहिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो ब्रूवो वंश का वहाँ पर शासक था, मतलब से स्पेन में, है ना, फ्रांस का, तो उसको वहाँ के जो लोग थे ना, रहवासी, जो वहाँ स्थानिक लोग थे, वो उसको वहाँ से हटा देते हैं, है ना। तो वो वहां पर उसको लेके हटा देते हैं। तो उस परिस्थिति का लाभ उठा के बिस्मार्क उसको अपने पक्ष में दोहन करता है। तो जो इसका तात्कालिक कारण था वो स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर प्रशा और फ्रांस में विवाद, ठीक है। इसको भी पूरा विवाद क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। फ्रांस और प्रशा में विवाद होगा इसको लेकर। और दीर्घकालिक जो कारण है वो फ्रांस के द्वारा जो जर्मनी के एकीकरण में विरोधी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था प्रतिशोध की भावना। जैसे नेपोलियन ने जर्मनी को रौंदा था तो प्रशा तो वैसे भी योद्धाओं का गढ़ था, युद्ध को वहां का उद्योग बोला जाता था। तो ये जो प्रतिशोध की भावना थी नेपोलियन के अभियानों के संदर्भ में, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दीर्घकालिक कारण था आपका, ठीक है ना, दीर्घकालिक कारण था।
अब यहाँ पर देखेंगे हम कि किस तरीके से जो फ्रांस से युद्ध थी, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति थी और उनसे जीतना था, तो किस तरीके से अपनी जो कूटनीतिक दक्षता, जो अपनी कुशलता थी उनकी, है ना, एक नेतृत्वकर्ता की, तो किस तरीके से उन्होंने युद्ध की तैयारी की बिस्मार्क ने, है ना, फ्रांस से। तो युद्ध से पूर्व क्या किया, बिस्मार्क ने पूरी की पूरी कूटनीतिक ग्राउंड, कूटनीतिक आधार की तैयारी की, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद ही सबसे पहले उसने उसको अपमानित नहीं किया था कि भैया आपको अपमानित नहीं कर रहे हैं, आप इस युद्ध से तटस्थ रहिएगा, कहीं आप सहयोग कर दें फ्रांस का तो हमको समस्या हो जाए, तो वो वहां पर अपमानित नहीं किया। तो ऑस्ट्रिया को क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब इमोशनली वो उनसे अटैच हुए कि नहीं भैया इनने हरा तो दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी युद्ध में किसी को हरा के और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया से युद्ध के पश्चात जो फ्रांस था वो निरंतर भूभाग के लिए प्रशा पर दबाव बना रहा था, ठीक है। जैसे ही ऑस्ट्रिया का युद्ध हो जाता है तो उस समय फ्रांस को उसने क्या कर दिया था, बोल दिया था फ्रांस को कि तटस्थ रहना, तो कुछ क्षेत्र देने का वादा कर दिया था उसको। तो भैया जब ऑस्ट्रिया से युद्ध खत्म होता है तो फ्रांस बोलता है हमको ये क्षेत्र दे दो, तो वो बोलता है नहीं नॉर्थ वाला तो नहीं देंगे, तो बोलेगा कि दक्षिण वाले ही क्षेत्र दे दो जो कैथोलिक धर्म के हैं, तो बोलेंगे कि नहीं ये भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया मतलब फ्रांस को देने के मूड में तो था ही नहीं, क्योंकि अगला जो युद्ध था वो तो फ्रांस से ही बिस्मार्क को लड़ना था। तो जो युद्ध जब खत्म हो जाता है तो फ्रांस जो है निरंतर भूभाग के लिए प्रशा पर क्या करता है, दबाव बनाता रहता है, ठीक है ना। और ये सब बिस्मार्क की प्री प्लान्ड है, पूरी की पूरी जो मतलब बैटल फील्ड वो क्रिएट कर रहे हैं, पूरी जो स्ट्रैटेजी रणनीति बना रहे हैं वो पहले से ही क्या है, प्री प्लान्ड है, ठीक है ना। तो वो प्रशा पे दबाव बना रहा था, बोल रहा था कि दक्षिणी राज्यों के कुछ भूभाग की मतलब मांग कर रहा था और बोला था दक्षिण का ही कुछ पार्ट हमको दे दो आप, ठीक है। तो इससे दक्षिणी जो जर्मन राज्य हैं वो उनके क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो बिस्मार्क ने यहाँ पर बहुत चालाकी से मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो बोला दक्षिण के राज्यों को जाके उनसे संवाद स्थापित किया आम जन से और बोला उनसे कि देखो बहुत कैथोलिक कैथोलिक करते हो ना, फ्रांस ही तुम लोगों को निपटाने में लगा है। तो यहाँ से क्या होगा, जो दक्षिणी राज्यों से जो सांस्कृतिक निकटता थी फ्रांस की, उनके बीच में क्या हो जाएगा, उनके बीच में विभाजन, जो उनके बीच में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो जाएगा कि नहीं भैया फ्रांस वांस नहीं, हमको तो यहाँ पर फ्रांसीसियों से युद्ध अब अत्यावश्यक हो गया है। और वो आम जन का, दक्षिण जर्मन का क्या कर लेंगे, सपोर्ट वहां से ले लेंगे बिस्मार्क। मतलब क्या हो गया कि बिस्मार्क ने जो इनकी मांग थी ऑस्ट्रिया से युद्ध के पश्चात फ्रांस की निरंतर भूभाग की जो मांग की जा रही थी, उसके संदर्भ में उस मांग को वो सार्वजनिक कर देगा और उस सार्वजनिक करने के कारण जो दक्षिणी जर्मन राज्य है आपका, ये जो पूरा का पूरा जो दक्षिणी वाला जर्मन राज्य है वो फ्रांस के विरुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बेल्जियम की मांग थी, फ्रांस बोला कि भैया वो नहीं दे रहे तो चलो बेल्जियम ही दे दो, लग्जमबर्ग दे दो, हम वहां पर अपना मतलब कब्जा कर लेते हैं। तो उस मांग को भी, फ्रांसीसी मांग को बिस्मार्क सार्वजनिक कर देगा। और जो बेल्जियम वाला एरिया आप देख रहे हैं, बेल्जियम वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, तो बेल्जियम जो वाला जो एरिया है ये आपका जो ब्रिटेन था उसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। तो अब इससे क्या होगा, जब ये मांग वो सार्वजनिक कर देगा तो ब्रिटेन जो है वो फ्रांस से रुष्ट हो जाएगा और ब्रिटेन उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। देखिए एक तरफ से फ्रांस को अपनी तरफ कर लिया, एक तरफ से मतलब फ्रांस के विरुद्ध एक तरफ से ब्रिटेन को कर लिया और एक तरफ से ऑस्ट्रिया और दक्षिण जर्मन को भी उनके विरुद्ध कर दिया जहां पर उनकी सांस्कृतिक निकटता थी। और उस समय जो एक और इंपॉर्टेंट शक्ति है वो आपकी रूस है। तो रूस से जाके वो बोलेगा युद्ध की तैयारी के दौरान कि भैया क्रीमिया के युद्ध में आपके साथ क्या हुआ था, फ्रांस ने क्या किया था, तो इसीलिए आप जब हम फ्रांस पे आक्रमण करें, युद्ध करें, तो आप उस युद्ध से क्या रहिए, तटस्थ रहिए। तो यहां पर ऑस्ट्रिया को भी तटस्थ कर दिया, ठीक है। इटली अपना है ये पहले से अलग, और जो है आपका किसको, ब्रिटेन को भी बिल्कुल अलग कर दिया और रूस को भी अलग कर दिया, ठीक है। अब युद्ध करेगा और युद्ध में फ्रांस को वो पराजित कर देगा। तो इसका परिणाम देखेंगे हम अगर, तो युद्ध में फ्रांस की पराजय होगी और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया इसी के साथ संपन्न हो जाएगी। तो अब इसके परिणाम में एक और जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र यहां पर जो किनारे में मैंने बताया था आपको, अल्सास लॉरेन है, ठीक है। तो फ्रांस क्या करेगा, फ्रांस से मतलब जर्मनी क्या करेगा, फ्रांस से मतलब जर्मनी जो है आपका अल्सास लॉरेन नामक जो क्षेत्र था वो छीन लेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आगे जाके बनेगा विश्व युद्ध फर्स्ट का, जो 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में होगा। और यहीं पर परिणाम के रूप में एक पॉइंट आप देखेंगे कि इटली का जो एकीकरण था वो संपन्न होगा, क्योंकि रोम वाला जो क्षेत्र था जिसमें फ्रांसीसी सेना रक्षा कर रही थी उसको इटली में यहां पर मिला लिया जाएगा। तो 1871 में ही जाके
इटली का भी एकीकरण पूर्णतः संपन्न हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जो दक्षिण पूर्व वाला जो आपका क्या है, यूरोप वाला जो एरिया है, बुल्गारिया वगैरह जो आप देखते हैं, अभी मैप की बात करेंगे अपन, तो रूस जो है आपका वो दक्षिण पूर्व जो यूरोप है उसमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएगा और वहां पर सक्रिय हो जाएगा, और इसी सक्रियता के कारण वहां पर ब्रिटेन से उसकी प्रतिद्वंदता होगी, जिसके कारण द्वितीय अफगान युद्ध भी होगा। इस चीज को अपन जब दक्षिण पूर्व यूरोप का राष्ट्रवाद देखेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहां पर पूर्वी समस्या के रूप में वहां पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब फ्रांस का युद्ध समाप्त होगा ना, तो प्रतिशोध की भावना का बदला, मतलब बदला किस तरीके से बिस्मार्क लेगा, तो वहां पर आप देखेंगे वर्साय पेरिस में जो हॉल ऑफ मिरर है, जहां से नेपोलियन आदेश जारी करता था, शीश महल बोला जाता है, तो वो वहीं जाएगा फ्रांस को पराजित करने के बाद, और वहीं से फिर क्या करेगा, हस्ताक्षर वगैरह कराएगा। ठीक है ना, तो युद्ध के बाद हरा के, क्यों, क्योंकि प्रतिशोध का बदला लेगा वही नेपोलियन के क्या अभियानों का। तो परिणाम आपको समझ में आ गया कि इसमें फ्रांस की पराजय होगी, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। दूसरा पॉइंट ये कि फ्रांस से जर्मनी ने अल्सास लॉरेन का वो क्षेत्र छीना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के एक बड़े कारणों में से एक बनेगा। इसके साथ ही 1871 में ही रोम और वेनेशिया जो है वो भी वहां पर मिल जाएगा, तो इटली का भी जो एकीकरण है वो संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेते हैं अपनी समझ के लिए। किसके लिए? अपनी समझ के लिए देखेंगे कि जो इटली और जर्मनी का हमने एकीकरण देखा है, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण देखा है, इसमें समानताएं क्या हैं, मतलब क्या आपकी सिमिलरिटीज हैं, और उसके साथ ही इनमें विभिन्नता क्या है, मतलब भिन्नता क्या है, किस तरीके की डिससिमिलरिटीज हैं, किस तरीके के अंतर हैं, है ना। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में समानता और भिन्नता। अब सारे पॉइंट्स आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन इस डोमेन में आ सकता है, प्रश्न इस आयाम पर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो समानता के अगर हम बिंदु देखें तो देखिए वही आ जाएगा, एक तो नेपोलियन आ जाएगा, वियना कांग्रेस आ जाएगा, है ना, जो वियना आपका कांग्रेस नहीं है, वियना सम्मेलन है आपका। ठीक है, तो समानता में अगर आप देखेंगे तो दोनों के एकीकरण में नेपोलियन और वियना सम्मेलन में मतलब जो निर्णय लिए गए उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका इसमें देखी जा सकती है। दूसरा यह कि दोनों का जो एकीकरण है वो एक ही समय में अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। ठीक है, 1871 के दौरान आप देख रहे हैं। ठीक है, और दोनों को ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध करना पड़ा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध लड़ना पड़ा। उसके बाद इनके एकीकरण में जैसे एक रियासत यहां जर्मनी के जो एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रशा और वहां के जो चांसलर बिस्मार्क। इसी तरीके से इटली में हमने देखा था कि सार्डिनिया एक जो राज्य था और उसके जो चांसलर थे आपके कावूर, तो इनकी जो है प्रमुख भूमिका रही है ना। समानताओं के संदर्भ में ये बिंदु जो है आपके काफी है। इसके बाद अगर हम भिन्नताओं की चर्चा करें तो जो भिन्नताएं थी, तो जो बाधक तत्व के दृष्टिकोण से, बाधक तत्व के संदर्भ से अगर हम देखें तो जो इटली की राजनीति थी उसमें पोप की अहम भूमिका थी। ठीक है, लेकिन जर्मनी, जो प्रशा की बात कर रहे हैं अपन, प्रशा जर्मनी एक ही है, बाद में एकीकरण करके वो जर्मनी ही बन जाएगा। तो जो प्रशा की राजनीति थी उसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। बाधक तत्वों में ये भिन्नता है। उसके साथ दूसरा जो पॉइंट आप देखेंगे उसके बाद, तो प्रशा या जर्मनी जिसको आप बोलते हैं वो इटली की तुलना में अधिक सशक्त था। सशक्त क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि आप वो जो जोल्वरीन देख रहे थे आप, तो 1850 तक जो सीमा शुल्क संघ था उसके कारण वहां पर आर्थिक एकीकरण संपन्न हो गया था। तो आर्थिक स्तर पर वो बहुत ज्यादा उन्नयन, आर्थिक स्तर पर काफी विकसित हो चुका था वो, है ना। तो उसका आर्थिक आधार था, आर्थिक एकीकरण उसका हो चुका था, लेकिन इटली में ऐसा नहीं था। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रशा या जर्मनी इटली की तुलना में अधिक सशक्त था आर्थिक आधार पर। ब्रैकेट में आप वहां पर लिख दीजिएगा कि 1850 तक का दौर देखें तो जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो चुका था, क्योंकि हम देखें कि 1844 तक जो अधिकांशतः जर्मन राज्य थे वो उसमें शामिल हो चुके थे सीमा शुल्क संघ में, जिसको जोल्वरीन बोला था हमने। तीसरा पॉइंट हम यहां पर देखेंगे तो एकीकरण के क्रम में कावूर जो थे इटली के एकीकरण में, तो उनको जो पड़ोसी राज्य थे ना उनकी सैन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन इसी के संदर्भ में अगर हम बिस्मार्क को देखें तो बिस्मार्क ने पड़ोसी देशों से कभी सैन्य सहायता की मांग नहीं की, बल्कि उसने युद्ध से तटस्थ रहने के लिए उनको बोला, किनको? जो आपकी
पड़ोसी देश थे और इन्होंने युद्ध को प्राथमिकता दी। किसने? बिस्मार्क ने। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे भिन्नता का एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आप देखेंगे तो जनमत संग्रह है ना, जो अपन प्लेबिसाइट वगैरह देख रहे थे, तो लोकतांत्रिक जो तत्व थे उनका समावेश वहां पर देखा जा सकता है, उनको महत्ता दी गई थी। लेकिन जब जर्मनी की बात करेंगे हम, तो जर्मनी ने युद्ध को प्राथमिकता दी, मतलब जो आपकी ब्लड एंड जो मतलब आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी है, लौह व रक्त की नीति, उसको प्राथमिकता दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी बिस्मार्क से मतलब व्यक्तित्व आधारित अगर प्रश्न बनता है तो सारे जो डोमेन है वो कवर हो गए। हम फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि ये जो इनकी विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं आगे इनपुट देगी वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, तो बिस्मार्क की विदेश नीति देखेंगे एकीकरण के पश्चात, मतलब 1871 के पश्चात। तो उसका उद्देश्य क्या था? उनकी जो विदेश नीति थी उनका उद्देश्य था, पहला तो ये कि फ्रांस को मित्र विहीन बनाए रखना, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति थी तो उसको अलग थलग रखना ताकि वो अपना बदला ना ले सके। ठीक है, दूसरा ये कि जर्मनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, है ना, प्रतिष्ठित एक मतलब प्रतिष्ठित स्थान के रूप में यूरोप में एक शक्ति के रूप में उसको बनाए रखना, मतलब जर्मनी की प्रतिष्ठा बनाए रखना। इसके बाद अगर इनकी नीति देखें हम, तो जर्मनी को प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने, जैसे आज कोई कॉन्फ्रेंस होती है ना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ, काफ़ी लोगों को मतलब विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों को एक साथ बुलाया जाता है, तो उससे क्या किसी देश की प्रतिष्ठा का परिचायक होता है वो। ठीक है, तो जर्मनी को प्रतिष्ठित करने के लिए बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया इन्होंने 1878 में। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसी तरीके से बर्लिन कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने बुलाया था अफ्रीका को विभाजित करने के लिए। ठीक है, तो नीति के अंतर्गत ये शामिल था, पहला तो प्रतिष्ठित करने, दूसरा ये कि फ्रांस को अलग थलग मतलब मित्र विहीन बनाए रखने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया कि नौसैनिक जो उसका विस्तार था वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क बोलता था कि भैया हम तो स्थल, है ना, हम तो स्थल के लोग हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपकी जर्मनी की सीमा है तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा सागर से उसको मतलब नहीं है, तो वो क्या करेगा कि नौसैनिक जो उसका विस्तार है उसको वो रोके रखेगा, नियंत्रित रखेगा, और उपनिवेशों की राजनीति से भी अपने आप को अलग रखेगा, पृथक रखेगा। इससे होगा क्या कि जो ब्रिटेन है और जर्मनी है उसके बीच में जो संबंध है 1890 तक मधुर बने रहेंगे। आगे चलकर जब इनको हटाया जाएगा, वहां पर शासक विलियम आएगा और उपनिवेश और नौसैनिक विस्तार होगा, तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच भी तनाव उपस्थित होगा, और वो भी एक बड़ा कारण बनेगा आगे जाके विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसके ये पॉइंट नीति के रूप में। एक पॉइंट और भी इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया व इटली के साथ क्रमशः, मतलब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली, है ना, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ जो है सैन्य संधियां की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1879 में ऑस्ट्रिया से और 1882 में गुप्त संधि की, सैन्य संधि। इसका मतलब ये था कि युद्ध समय में हम एक दूसरे को सैन्य सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, और यही जो गुप्त संधि आगे जाके जो है आपका वो त्रिगुट बनाएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ठीक है, और इस गुप्त संधि के बारे में जब सबको पता चलेगा तो भैया सब सोचेंगे पता नहीं बिस्मार्क ने कैसी कैसी संधियां कर रखी है, तो उससे भी अविश्वास जनित होगा और वो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप कि 1890 के पश्चात आप देखेंगे तो जो जर्मनी है वो ब्रिटेन के साथ नौसैनिक और उपनिवेशों की प्रतिस्पर्धा में शामिल हुआ, और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ठीक है, और जब ब्रिटेन और जर्मनी में तनाव होगा तो फ्रांस जो है आपका, जो फ्रांस है वो ब्रिटेन के पक्ष में जाएगा। इसीलिए आप वर्ल्ड वॉर के गुट में देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस का गुट वहां पर मतलब दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो यहां तक जर्मनी का राष्ट्रवाद जो है, जर्मनी का एकीकरण जो है, वो टॉपिक यहां पर पूर्ण होता है। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो दक्षिण पूर्व यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद है, फिर उसके बाद 1830 और 1848 की यूरोपीय क्रांति भी देखेंगे। उसके बाद हम फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वगैरह में आ जाएंगे। तो साउथ ईस्ट यूरोप में आप जरूर देख के आइएगा कि बॉस्निया कहाँ है, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, रोमानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, कोसोवो, स्लोवानिया वगैरह। और बहुत अच्छा वीडियो भी मैप का बनाया है ज्ञान जी ने, तो आप उसको बिल्कुल अपने पटल पे बिठा लीजिए, उसको बिल्कुल रट जाइए बिल्कुल उसको, है ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और रेगुलर आंसर्स आप लिखते रहिएगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।